राज ने शल्य की बात मानी और सिर हिलाया। इसके बाद उसने शुरुआती बुध फिश टेक्निक की दूसरी इमेज खोली और उसे अच्छे से याद करने लगा, क्योंकि राज के पास अभी यही एक तरीका था। इसके बाद वो शुरुआती बुध फिश टेक्निक की जादुई दुनिया में खोता चला गया। वही शुरुआती बुध फिश टेक्निक को दोहराया जाना, जिसमें सिर्फ एक ही अंतर था कि अब फॉर्म समय के साथ धीरे धीरे बदल रहे थे। ये सब देखकर राज के खून में एक उबाल के जैसा आ गया। अब वो और तमाशा नहीं देख सकता था। वो इस आदमी से पहले हाथों और पैरों के मूवमेंट करना चाहता था। सम्मोहन द्वारा बनाई इस खास जगह में समय बीतता हुआ नजर आता था, लेकिन हर बार सिर्फ 1 से 2 मिनट ही गुजरते थे। शल्य ने राज को बस 2 घंटे का समय दिया था। राज ने सिर्फ 1 ही घंटे में शुरुआती बुध फिश टेक्निक के बचे हुए 17 फॉर्म और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर को देख लिया और उन्हें याद कर लिया। इसके बाद वो सम्मोहन की उस दुनिया से बाहर आ गया और अपनी कुर्सी पर टिककर सुस्ताने लगा। पिछले 1 घंटे ने उसे थकान मिटाने वाली दवाई के 4 घंटों से भी ज्यादा थका दिया था। उसका सिर दुखने लगा था। क्या तुमने अच्छे से देख लिया? शल्य ने पूछा। हाँ, मैंने वो सब कर लिया। अब क्या हमें ऐसी कोई जगह मिल सकती है जहां मैं इन सब की प्रैक्टिस कर सकूं? राज ने एक्साइटेड होकर अपनी आंखें खोलकर कहा। भले उसके दिमाग में अभी अलग तरह की हलचल लगी हुई थी, लेकिन शुरुआती बुध फिश टेक्निक के बारे में सोचकर ही उसका मन हर हाल में इसे ट्राई करने का होने लगा था। चलो नीचे वहां घास के पास चलकर इसे करते हैं। वहां तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए काफी जगह है। शल्य ने नीचे की तरफ इशारा करके कहा। फिश टेक्निक को सरेआम प्रैक्टिस करना है? क्या इससे किसी और के सीख जाने की रिस्क नहीं बढ़ जाती? राज ने शक की निगाह से शल्य को देखकर कहा। शल्य ने अभी थोड़ी ही देर पहले राज को बताया था कि प्राइवेट तौर पर कोई भी किसी की टेक्निक को नहीं सिखा सकता था। ऐसे में अगर कोई भी राज को टेक्निक की प्रैक्टिस करते देख लेता तो इसका सारा इल्जाम राज पर ही आ सकता था। साथ ही साथ घास के ऐसे खुले मैदान में जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, राज के लिए काफी शर्मिंदगी भरा लग रहा था। अगर राज जादूगरों के आधार बनाने के क्रम में किसी और तरह के जादू की प्रैक्टिस कर रहा होता तो भी बात अलग थी, क्योंकि इस तरह के जादू के बारे में स्कूल में किसी को भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन जो उन्हें पता था वो था इस तरह मार्शल आर्ट जैसी चीज को घास के खुले मैदान में करना। राज ने भी कई मूवीज में इस तरह की चीजें देखी थी और वो इस बारे में सोचकर ही काफी अजीब महसूस कर रहा था। अगर आधार बनाने के काम आने वाली फिश टेक्निक को यूं ही कोई सिर्फ देखकर सीखने लगा तो फकीर की इतनी सब मेहनत का क्या मतलब निकलेगा? तुम्हें क्या लगता है इमेज में दी गई लाइंस बस सम्मोहन के लिए ही थी? वो तो एक ऐसा रहस्य था जिसे यूं ही हासिल नहीं किया जा सकता। शल्य ने हंसते हुए कहा। मुझे फिर भी लगता है कि हमें किसी प्राइवेट जगह पर जाकर ही ऐसा करना चाहिए। हॉस्टल की छत ऐसी जगह है जहां कभी ही शायद कोई आ जाता है। राज इतनी आसानी से अपने दिमाग में उठी हलचल से हार नहीं मान सकता था। तुम बच्चों की भी कितनी मांगे होती है। ठीक है, हम छत पर जाकर ही ऐसा करेंगे, शल्य ने कहा। उसे राज की मांग से कोई खास दिक्कत नहीं थी। शल्य की बात सुनकर राज ने राहत की एक गहरी सांस ली। इस बार तो राज बाल बाल बचा था। वो सबके सामने शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहता था। इस काम के लिए राज को हॉस्टल की छत ही सबसे बेहतर जगह लग रही थी। वहां अक्सर स्टूडेंट जाकर अपने खुफिया काम करते रहते थे और खास तौर पर इस तरह की छतें स्कूल के कपल्स के लिए सबसे काम की जगह थी। बदकिस्मती से ऐसे लोग छत का कोई इस्तेमाल नहीं करते थे। वो बस ऊपर जाकर बाहें फैलाकर टाइटैनिक का फेमस सीन दोहराते थे। बस इसीलिए ही सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए लड़कों के हॉस्टल पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया। हालांकि ये बड़ा ताला राज के सामने कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। ये उसी ताले की चाबी थी जिसे राज ने चुपके से बनवा लिया था। असल में मुद्दा ये था कि जो ये ताला लेकर आया था वो और कोई नहीं, राज का रूममेट ही था। इसीलिए चाबी की जुगाड़ करना राज के लिए बाएं हाथ का खेल था। राज छत पर गया और जाकर ताला खोल दिया। छत 2 हिस्सों में बटी हुई थी। राज और शल्य ने बिना सोचे समझे बाईं ओर की जगह चुन ली। शुरुआती बुध फिश टेक्निक में कुल 18 तरीके के फॉर्म हैं।
आमतौर पर तुम्हें शुरू से आखिर तक इसे बस दोहराने की जरूरत है और तुम्हारे रक्त और कुंडलिनी में एक खास ताकत दौड़ने लगेगी। शल्य ने एक बार फिर राज को टेक्निक के बारे में समझाकर कहा। राज ने हामी भरकर सिर हिलाया और शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की शुरुआत से अंत के बारे में गहराई से सोचने लगा। इसके बाद वो नंबर 1 फॉर्म की तरह खड़ा हो गया। वो अब तक एक बात से तो राजी हो गया था कि सम्मोहन जादू के बाद उसे जो प्रैक्टिस देखने को मिली वो वाकई उसके लिए काफी कारगर थी। इसीलिए राज सीधे ही शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की पोजीशन में खड़ा हो गया और एक जानी पहचानी फीलिंग उसके अंदर दौड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस टेक्निक की कई बार प्रैक्टिस कर चुका था। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा और उसने बिना किसी परेशानी के पहले मुंह के 3 फॉर्म को बड़ी आसानी से कर लिया। राज एकदम शांत था। उसे किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई थी। थकान मिटाने वाली दवाई बनाने और खाने के बाद से ही राज के शरीर में योग करने वालों के जैसी लचक आ गई थी। अब उसे अपना सिर बिल्कुल नीचे तक झुकाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसीलिए शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक के मूवमेंट उसके लिए कोई खास कठिन नहीं बचे थे। शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक नंबर 1 से 18 तक लगातार बिना रुके प्रैक्टिस करना राज के लिए खिलौनों से खेलने की तरह आसान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस सब की पहले से ही आदत थी। लेकिन इसके बाद कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हुआ। उसे अपने अंदर रक्त और कुंडलिनी में कोई हलचल महसूस नहीं हुई। ना ही शल्य की बताई एक भी बात हुई। आखिर क्या गड़बड़ हो गई? राज ने कंफ्यूज होकर सोचा और शल्य की तरफ देखने लगा। क्या दिक्कत है राज? राज को परेशानी में देखकर शल्य ने पूछा। सीनियर शल्य, मैंने शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक पूरी करके देख ली, लेकिन मुझे अपने अंदर कोई भी बदलाव समझ नहीं आ रहा है। राज ने उदास होकर कहा। तुमने एक टेक्निक को पूरा कर लिया? कब? मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? शल्य ने आंखें फाड़कर राज को देखते हुए कहा। सीनियर, क्या आपने पी रखी है? मैंने अभी तो शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक नंबर 1 से 18 तक करके देखी, राज ने कहा। शल्य के पास कोई जवाब नहीं था। तुम तो बस शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक के खड़े होने का तरीका दोहरा रहे थे और प्रैक्टिस करने के पहले अच्छे से मूव्स को समझ रहे थे, है ना? शल्य ने पूछा। नहीं, मैं बड़ी संजीदगी से शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक को शुरू से आखिर तक प्रैक्टिस कर रहा था, राज ने ईमानदारी से कहा। उसे लगा कि शल्य उनमें से तो नहीं था जो बाहर से नरम और अंदर से शैतान की तरह होते हैं। अचानक ही शल्य के चेहरे के भाव बदल गए। जादूगरों का आधार बनाने का तरीका सिर्फ टेक्निक को दोहराने के जितना आसान नहीं है। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी तो बताया था, है ना? अगर कोई पोज को अच्छे से दोहरा भी ले तो भी कोई असर नहीं होता है। ये सब तो फिस्ट फॉर्मूला को समझने के बाद शुरू होता है, शल्य ने हंसते हुए कहा। शल्य की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसे दोबारा करके देखो, लेकिन इस बार सिर्फ पोज को मत दोहराना। अपने मन में धीमे से फॉर्मूला भी पढ़ना और उसी के हिसाब से सांस लेना। जब तुम मुक्का मारो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। लड़कियों की तरह नरम बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बार बार शुरू से आखिर तक दोहराओ। तो आखिरकार राज की शुरुआत ही गलत हो गई थी। उसे तो बस यही लग रहा था कि इस काम को करना टीवी देखने जितना आसान था, जबकि असलियत कुछ और ही थी। राज को शल्य के अंदर से शैतानों की तरह की फीलिंग आई, जो राज को बिना रोके टोके बस बंदरों की तरह उछलता हुआ देख रहा था। अपना सिर हिलाकर राज ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाला और शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक को दोबारा याद करने लगा। इसे याद करने के बाद राज धीमे धीमे फॉर्मूला को दोहराने लगा। जब उसने मुक्का लहराया तो इस बार उसने बस खड़े होने के तरीके पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि धुंधले चेहरे वाले आदमी की तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। सम्मोहन की दुनिया में जब भी धुंधले चेहरे वाला आदमी फिस्ट टेक्निक नंबर 1 के तीनों फॉर्म को करता था तो वो काफी ताकत और बेरहमी से अपनी शक्ति का 70% इस्तेमाल कर देता था और बाकी बचे 30% ताकत को बचा लेता था। फिस्ट घुमाव लेती हुई एकदम सीधे आगे बढ़ती थी। राज को भी अपने शरीर की ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। बात एकदम पानी की तरह साफ थी कि हर मुक्के और हर फॉर्म में उसे अपने शरीर की शक्ति का एक एक कतरा इस्तेमाल करने की जरूरत थी। बस शायद इसके बाद ही
वो अपने शरीर की ताकत बढ़ा सकता था। शुरुआती बूथ फिस्ट टेक्निक नंबर 1 के तीनों फॉर्म को राज ने एक बार फिर करके देखा। उसकी आंखें ठीक सामने टिकी हुई थी और वो अपनी कमर की लचक का इस्तेमाल करके मूवमेंट कर रहा था। उसका बाकी शरीर किसी धनुष की तरह था और उसके पैर उसे ताकत दे रहे थे। उसकी फिस्ट का मूवमेंट किसी तूफान की तरह था। आंखें सीधी, एक कदम आगे, कमर से शक्ति। शुरुआती बूथ फिस्ट टेक्निक नंबर 1 ठीक तरह से कर ली गई थी। उसका मुक्का तोप के किसी गोले की तरह था जिसमें बहुत ज्यादा ताकत समाई थी। एक मुक्का। राज को अपने कानों में घंटी बजने जैसी आवाज आई। जैसे ही उसने फीस्ट के फॉर्मूला को दोहराया, उसके शरीर में एक बहुत खतरनाक शक्ति बहने लगी। उसका शरीर ताकत को किसी पंप की तरह उसके हाथों में भेज रहा था। जब राज ने मुक्का चलाया तो राज को महसूस हुआ जैसे उसके सामने की हवा में कोई विस्फोट जैसा हो गया था। ठीक इसी समय उसके शरीर में गर्माहट आ गई। उसके शरीर का एक एक अंग थकान महसूस करने लगा। ये सिर्फ एक मुक्के की वजह से नहीं था, बल्कि राज को तो लग रहा था जैसे उसने शुरुआती बूथ फिस्ट टेक्निक नंबर 1 को हजारों बार दोहरा लिया था। क्या राज वाकई समय रहते आधार बनाने के रास्ते को पूरा कर पाएगा? क्या राज इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो सब कुछ सीख पाए? राज के पेट में बची हुई थकान मिटाने वाली दवाई का असर शुरू हो गया। दवाई की ताकत राज के पेट से होती हुई उसके कंधों, कमर और उसके पैरों तक पहुंची। आखिर ये क्या हो रहा है? राज ने रुक कर कहा। वो अभी महसूस कर रहा था, उसकी गहराई में उतरना चाहता था। जल्द ही वो समझ गया कि ये फिस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला की वजह से हो रहा था। जैसे ही राज ने फिस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला की एक अजीब सी धुन स्वर्ग और धरती की ताकत को समेटकर राज के शरीर पर दबाव डालने लगी थी और वो उसके मुक्के में समाकर एक सामान्य सी एनर्जी को असामान्य बना रही थी। यही असल में जादूगरों की ताकत बढ़ाने की टेक्निक थी। इसका इस्तेमाल अक्सर कई जादूगर अपनी ताकतों को एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए करते थे। जादूगरों की दुनिया में इस टेक्निक की अलग ही कीमत थी। सभी जादूगर इसी तरह की कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर बनाते थे। तो आखिरकार तुम्हें स्वर्ग और धरती की खास ताकत महसूस हो रही है। यही जादूगर और नॉर्मल मार्शल आर्ट वालों में अंतर होता है। इसे तुम आत्मीय कुंडलिनी कह सकते हो। हालांकि ये तो बस एक नाम है। तुम जल्द ही इसके बारे में अच्छे से समझ जाओगे। शल्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ये आत्मीय कुंडलिनी है। राज इस चीज से अनजान नहीं था, क्योंकि जादूगरी के हर नॉवेल में इसके बारे में जानकारी मिलती थी। तो फीस टेक्निक की सबसे खास चीज इसका फॉर्मूला ही है। भले ही ये सबसे आम आधार बनाने की टेक्निक है, लेकिन फॉर्मूला खास धुन, शरीर की एनर्जी और ताकत की मदद से थोड़ी सी आत्मीय कुंडलिनी दे सकता है। तुमने अभी अभी जो मुक्का चलाया वो किसी आम मार्शल आर्ट वाले से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर था, शल्य ने समझाते हुए कहा। राज बड़े ध्यान से शल्य की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था जैसा कि वो अभी कर रहा था। इसीलिए वो इस बारे में और जानना चाहता था। राज सीखने के मामले में काफी अच्छा था। उसे हर नई चीज जानने को लेकर रुचि बनी रहती थी। इसीलिए जादूगरी की दुनिया की बातें भी वो जल्द ही सीखना चाहता था। राज, तुम्हें बधाई। अब तुम में जादू का सबसे आम गुण आत्मीय कुंडलिनी आकर्षण आ गया है। वो बात अलग है कि ये चीज तभी साफ हो गई थी जब तुमने कई सालों से कसरत ना करने के बाद भी थकान मिटाने वाली दवाई के असर को बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन अब ये बात सबूत के साथ हमारे सामने है, शल्य ने आगे कहा। आत्मीय कुंडलिनी आकर्षण? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि भले ही कोई फीस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला हासिल करने के बाद भी कई लोग स्वर्ग और धरती में मौजूद आत्मीय कुंडलिनी हासिल नहीं कर पाते हैं? राज ने हैरान होकर पूछा। उसने शल्य की बातों की गहराई को समझ लिया था।
हाँ, जो भी आत्मिक कुंडलिनी हासिल नहीं कर पाता वो आधार बनाने में कामयाब नहीं होता। ऐसे जादूगर की कोई कीमत नहीं रहती। यही शुरुआत की भी शुरुआत है और यही जादूगरों की जड़ें हैं। अब रुको मत और ज्यादा सोचो भी मत। शुरुआती फीस्ट नंबर 1 के बाद इसे फीस्ट नंबर 2 से जोड़ो। हमारे शरीर को ठंडा मत होने दो। तुम जितना जल्दी करोगे फीस्ट टेक्निक तुम उतनी ही अच्छी सीखोगे। शल्य ने हंसकर कहा। ठीक है, राज ने जल्दी से जवाब दिया। आज वो खुद को फिर से किस्मत वाला समझ रहा था कि वो पहाड़ी महारथी का हिस्सा था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि पंखुड़ी, शल्य और बाकी सीनियर जैसे उसके साथी थे। उसे आत्मिक कुंडलिनी के बारे में जानकर अच्छा लग रहा था। अब राज अपनी किस्मत को एक पल के लिए भी गंवाना नहीं चाहता था। अपने पैरों को घुमाकर राज ने शुरुआती फीस्ट नंबर 2 के फीस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला को दोहराया और फीस्ट टेक्निक को करना शुरू किया। शुरुआती फीस्ट नंबर 2 में सिर्फ एक ही फॉर्म था। राज के फुटवर्क ने पैटर्न को फॉलो किया और उसका मुक्का आगे बढ़ा और उसका हाथ किसी टूटते तारे की तरह चला था। इस बार की ताकत एक पायदान ऊपर थी। आत्मिक कुंडलिनी उसके मुक्के और कंधे को ढके हुए थी और 10 मुक्कों के बाद राज को लगा जैसे उसका शरीर अचानक भारी होने लगा था, जैसे किसी ने उस पर बहुत सारा बोझ लाद दिया हो। मुक्का आगे बढ़ने पर हवा से एक अजीब तरह की आवाज आई। हर मुक्के में पहले से ज्यादा स्टेमिना लग रही थी। राज के शरीर से थकान मिटाने वाली दवाई की ही तरह पसीना निकल रहा था और इसे ध्यान से देखकर समझा जा सकता था कि इसके काले रंग की अशुद्धियां भी निकल रही थी। ये देखकर राज हैरान रह गया। इस बार शल्य के याद दिलाने के पहले ही राज ने शुरुआती फीस्ट नंबर 3 को जोड़ दिया। आगे बढ़कर मुक्का चलाना, किसी के मुड़ने पर मुक्का रोकना, कदम का धोखा और ऊपर की ओर हथेलियां। भले ही तीसरा स्टेप फीस्ट टेक्निक था, लेकिन ये मार्शल आर्ट के हैंड चॉप फॉर्म और ड्रैगन क्लॉ हैंड्स का मिला जुला था। इसमें हथेलियां कुल्हाड़ी की तरह और शेर की तरह लहराते हुए पंजे थे। राज अब भारी सांसें लेने लगा था। उसके पेट में बची हुई बाकी की थकान मिटाने वाली दवाई भी उसके शुरुआती फीस्ट नंबर 3 को करते ही एक बार में पिघलने लगी थी और उसके शरीर के पूरे हिस्सों में फैलने लगी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियों में कंपन पैदा हो रहा है। उसका गर्म शरीर और भी गर्म हो रहा है। ये ऐसी गर्मी थी जिसके बारे में राज साफ तौर पर बता भी नहीं सकता था। ये उसकी मांसपेशियों के रक्त और कुंडलिनी से निकल रही थी। राज को फिलहाल बस इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैलने देना था और इसे ही वो अपने रक्त और कुंडलिनी से मन के दरवाजे तक पहुंचा सकता था। एक बार मन के दरवाजे पूरे भर जाएं, तो वो पहली असली कुंडलिनी और रक्त जागरण की स्थिति तक पहुंच सकता था और यही उसका आधार होता। जिस आदमी के लिए जिसने कभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की लेकिन थकान मिटाने वाली दवाई ली है, उसके पूरी तरह थकने के पहले शुरुआती बुध फिस्ट टेक्निक और कितनी देर में पूरी होगी। शल्य ने अपने हाथ बांधकर राज की तरफ देखते हुए सोचा। वो राज को ये नहीं बताना चाहता था कि शुरुआती बुध फिस्ट टेक्निक किसी भी नादान के लिए एक बार में पूरी नहीं होती है। फिस्ट टेक्निक का ये सेट भले ही आधार बनाने के काम आता हो, लेकिन इसमें मार्शल आर्ट के पहले लेवल तक की ताकत मौजूद थी। फकीर का सबसे अच्छा स्टूडेंट भी एक बार में बस 13 या 15 शुरुआती बुध फिस्ट टेक्निक के मुंह तक ही कर पाता था। जब से फकीर ने शुरुआती बुध फिस्ट टेक्निक की कमान संभाली थी, तब से हर स्टूडेंट को इसे बिना रुके एक बार में ही पूरा करने का आदेश दिया गया था। भले ही राज ने थकान मिटाने वाली दवाई ली थी, लेकिन वो आधार बनाने की सही उम्र को पार कर चुका था और साथ ही साथ उसने लंबे समय से कसरत भी नहीं की थी, जिससे इतना तो साफ था कि वो फकीर के स्टूडेंट के लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता था।
शल्य को तो यहां तक भी शक था कि राज 5वें मूव तक भी पहुंच पाएगा या नहीं। वो बात अलग थी कि शल्य ये बात राज से नहीं करना चाहता था। इसकी जगह शल्य ने राज के दिमाग में एक बात डाल दी थी कि शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक का सेट सीखने के बाद ही वो असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करके अपने मन के दरवाजे पर रक्त और कुंडलिनी को जागृत कर सकता था। शल्य ने जानबूझकर राज को एक ही बार में बिना रुके फिस्ट टेक्निक को करने के लिए कहा था। ऐसा करके शायद वो राज की असल काबिलियत से भी ज्यादा उसे हासिल करवाना चाहता था। लगे रहो राज, मैं भी देखना चाहता हूं कि जिसने थकान मिटाने वाली दवाई पहले ही खा ली हो उसमें कितनी ताकत हो सकती है, शल्य ने मन ही मन सोचा। जब शल्य अपने ख्यालों में खोया था तब तक राज ने शुरुआती फीस नंबर 4 पूरी कर ली थी। इस वक्त तक राज जानवरों की तरह हाफने लगा था। उसके बाल पसीने में बारिश की तरह भीग चुके थे, जबकि उसके कपड़े तो पहले से ही काफी गीले थे। अब ना सिर्फ उसके हाथ बल्कि उसका पूरा शरीर किसी पर्वत की तरह भारी हो गया था। यहाँ तक कि अपना हाथ उठाने या एक कदम चलने में भी राज को थकान महसूस हो रही थी और उसकी हर मांसपेशी में दर्द हो रहा था। ये कौन से नंबर का मूव था? शायद ये चौथा होना चाहिए। शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक में कुल 18 मूव है। क्या मैं वाकई इन्हें एक ही बार में कर पाऊंगा? राज ने मन ही मन सोचा। पसीना अब राज की पलकों को ढकने लगा था। राज ने पलकों से पसीने हटाने के लिए उन्हें झपकाया। मैं कर सकता हूँ, केवल मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैंने ये पूरा सेट निपटा लिया तो शल्य बस इसी शर्त पर मुझे असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर सिखाएंगे। अभी वो अच्छे मूड में है, लेकिन कौन जाने कि उनका मूड कब कैसे बदल जाए। राज के ख्याल लगातार जारी रहे। अगर आज ही राज शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक पूरी नहीं कर पाया तो शायद वो कभी भी शल्य की मदद का हकदार नहीं बन पाएगा। इसीलिए राज को अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। जब से राज को डिवाइस मिली थी और जब से उसने पहाड़ी मारुतियों में पहला मैसेज किया था, तभी से उसने एक फैसला ले लिया था। अगर उसके सामने मौत भी बाहें फैलाकर खड़ी रही तो भी वो डरेगा नहीं और जाकर उसे गले लगा लेगा। ऐसे में फिर राज थकान और बोझ के सामने कैसे पीछे हट सकता था? अगर राज ऐसी छोटी परेशानियों से भी खुद को नहीं निकाल पाया तो फिर वो जादूगरी के बारे में बात भी कैसे करेगा? फिर तो शायद पहाड़ी मारुतियों को छोड़कर एक आम जिंदगी जीना ही बेहतर होगा। राज ने अपने दांत पीसे और अगला फीस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला दोहराने लगा। उसका बायां हाथ हथेली के तौर पर ही रहा, जबकि उसने बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का चलाया। शुरुआती फीस्ट नंबर 5। इस मुक्के के बाद राज को महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां टूटने लगी थी। शुरुआती फीस्ट नंबर 5 न सिर्फ मांसपेशियों के लिए थी बल्कि शरीर के अंदर के लिए भी थी। राज ने पूरे फेफड़े एक बार में खाली करते और भरते हुए सांस ली। इतनी गर्मी से भरे दिन में भी राज की सांसों से कोहरा निकल रहा था। उसके शरीर की गर्माहट से भरी कुंडलिनी और रक्त अब और बेहतर हो गए थे और वो धीरे धीरे सुधरते जा रहे थे। इस मुक्के के बाद राज के शरीर में थकान मिटाने वाली दवाई का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका था। अपने शरीर की शक्ति और थकान मिटाने वाली दवाई का सपोर्ट हारने के बाद राज की ट्रेनिंग और भी कठिन होने वाली थी। शायद अब थकान भी 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। क्या राज आगे की टेक्निक को भी एक ही बार में कर पाएगा? क्या राज का शरीर उसका कुछ देर और साथ निभाएगा या बस वो किसी भी पल ढेर हो जाएगा?